Bismillahirrahmanirrahim. Today we will discuss about the hemodynamics. It's part 5. First of all we will discuss about the thrombosis. Thrombosis में क्या होता है मेनली ये क्या है विर्चुअल ट्राइड है. विर्चुअल ट्राइड में क्या होता है एंडोथेलियल इंजरी, एबनॉर्मल ब्लड फ्लो और हाइपरकोआगुलेबिलिटी. अब एंडोथेलियल इंजरी में मेनली कौन से होते हैं कि जब एंडोथेलियल की इंजरी होती है तो दो किस्म के एक प्रोकोआगुलेंट चेंजेस आते हैं, दूसरा एंटी फाइब्रिनोलाइटिक इफेक्ट. अब इन दोनों का क्या काम है, ये क्या करते हैं लीड टुवर्ड द थ्रोम्बोसिस. दूसरा है एबनॉर्मल ब्लड फ्लो जिसमें कौन सा है टर्बुलेंट फ्लो है, दूसरा स्टेसिस है. टर्बुलेंट फ्लो भी क्या करता है थ्रोम्बोसिस करा देता है. नंबर थर्ड इज द हाइपरकोआगुलेबिलिटी. इसमें पहला होता है प्राइमरी फैक्टर जिसे जेनेटिक फैक्टर कहते हैं, प्राइमरी फैक्टर. दूसरा होता है सेकेंडरी फैक्टर जो कि क्या है एक्वायर्ड फैक्टर है. अब सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एंडोथेलियल इंजरी. अब देखें एंडोथेलियल इंजरी में दो मैकेनिज्म है. एक तो हमने देखा जब थ्रोम्बोमॉडुलिन क्या कर रहा था, फैक्टर्स को इनहिबिट कर रहा था, तो इसकी डाउन रेगुलेशन होती है जिसकी वजह से ये थ्रोम्बोसिस क्या होती है, ये जो थ्रोम्बोमॉडुलिन है इसकी डाउन रेगुलेशन होती है. डाउन रेगुलेशन का मतलब इसके जो थ्रोम्बोमॉडुलिन है वो कम हो जाएगा. अगर थ्रोम्बोमॉडुलिन कम हो जाएगा तो थ्रोम्बन क्या है परसिस्टेंट रहेगा. अगर थ्रोम्बन परसिस्टेंट रहेगा तो क्या करेगा, ये थ्रोम्बोसिस काज करा देगा. नंबर 1. नंबर 2 डाउन रेगुलेशन ऑफ द प्रोटीन सी एंड एस. ये भी क्या है एंटी कोगुलेंट फैक्टर थे. अगर इनकी डाउन रेगुलेशन हो जाए, कम हो जाए, तो ये भी क्या होगा लीड्स टुवर्ड थ्रोम्बोसिस. दीज टू कंडीशन लीड टुवर्ड थ्रोम्बोसिस. दूसरी है एबनॉर्मल ब्लड फ्लो, ये वाले. अब इसमें क्या होता है दो किस्म के होते हैं. एक तो होता है टर्बुलेंट ब्लड फ्लो, दूसरा होता है स्टेसिस. अब टर्बुलर जो ब्लड फ्लो है वो क्या करता है कार्डियक और आर्टीरियल थ्रोम्बोसिस कराता है, जबकि स्टेसिस क्या करेगा वेनस थ्रोम्बोसिस करेगा, विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. अब इसका एक MCQs है कि पॉलीसिथीमिया वेरा. पॉलीसिथीमिया वेरा क्या है, इसमें क्या है RBCs. अगर RBCs बहुत ज़्यादा हों तो क्या होगा, यहाँ पे स्टेसिस हो जाएगी. दैट्स वाई इट लीड टू द वेनस थ्रोम्बोसिस. दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. और थर्ड है हाइपरकोआगुलेबिलिटी. अब जो थर्ड है हम हाइपरकोआगुलेबिलिटी डिस्कस कर रहे हैं, इसमें क्या है एबनॉर्मल हाई टेंडेंसी ऑफ द ब्लड क्लॉट. एक तो होता है प्राइमरी फैक्टर, दूसरे है सेकेंडरी फैक्टर. अब देखें ये फैक्टर 5 है. अगर ये हाइपर एक्टिव हो जाए, इसको कहते हैं लेडन म्यूटेशन. इसमें क्या होता है हाइपर एक्टिविटी हो जाती है फैक्टर 5 की. तो इसमें क्या होता है ये प्रोटीन सी जो है इसे यानी कि प्रोटोलाइज नहीं कर सकता, जिसकी वजह से ये जो फैक्टर 5 है ये क्या कर देता है कोआगुलेशन करा देता है. ये हाइपर एक्टिव होता है फैक्टर 5. इन केस यहाँ पे प्रोथ्रोम्बिन म्यूटेशन होती है, ये प्रोथ्रोम्बिन भी अगर हाइपर एक्टिव हो जाए, दिस इज कॉल्ड एज द प्राइमरी. अब सेकेंडरी में क्या है, सेकेंडरी में क्या है अगर वो बेड रेस्ट है या टिश्यू डैमेज है. अब इसमें दो कंडीशन है. एक तो है हेपरिन इंड्यूस थ्रोम्बोसाइटोपिनिया. अब जो हेपरिन इंड्यूस क्या है, अब देख ये अनफ्रैक्शन अगर हेपरिन यूज करें तो ये क्या है प्लेटलेट है. प्लेटलेट से क्या निकलता है प्लेटलेट फैक्टर 4. अब प्लेटलेट फैक्टर 4 क्या होता है बी सेल को एक्टिवेट करता है और एंटीबॉडीज बनाता है. एंटीबॉडीज जो प्लेटलेट को क्या करती हैं डैमेज करना स्टार्ट कर देती हैं, जिनकी वजह से क्या होगा प्रोकोगुलेंट रिलीज होंगे और थ्रोम्बोसिस होगी. ये होगा एक्यूट टर्मिनोलॉजी में. अगर ये क्या होगा, अगर इनके जो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है वो ज़्यादा हो जाए, लार्ज हो जाए, यानी कि बहुत अरसे के लिए रहे, क्रोनिक के लिए, तो प्लेटलेट कम होगा तो ब्लीडिंग होगी. एक्यूट केस में थ्रोम्बोसिस होगी क्योंकि प्लेटलेट क्या कर रहे हैं प्रोकोगुलेंट रिलीज कर रहे हैं. और जो क्रोनिक फेज में क्या हो जाएगा ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट अबाउट द MCQs पॉइंट ऑफ व्यू. अब सेकंड है वो है एंटी फास्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम. अब इसमें क्या होता है ये एंटी फास्फोलिपिड है तो ये क्या है बीटा 2 ग्लाइकोप्रोटीन, जिसमें क्या है ये एंडोथेलियन और जो प्रोथ्रोम्बिन के ऊपर क्या है लिपिड बाइलेयर के ऊपर ये इसको क्या करता है, ये भी मेनली क्या करता है प्रोकोगुलेंट फैक्टर रिलीज करता है जो कि लीड्स टुवर्ड द थ्रोम्बोसिस. अब जो मॉर्फोलॉजी है थ्रोम्बस की वो किस तरह है, सबसे पहले है लाइन ऑफ द जैन. लाइन ऑफ द जैन में होता क्या है मैक्रोस्कोपिकली हम देखते हैं तो एक पेल लेयर होती है जो कि क्या होती है प्लेटलेट और फाइब्रिन की. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट अबाउट द MCQs पॉइंट ऑफ व्यू. दूसरी होती है डार्कल सेल लेयर होती है जो कि RBCs की होती है. ये पेल लेयर है प्लेटलेट और फाइब्रिन की, और थोड़ी डार्कर होती है इसको कहते हैं RBCs की. ये हम माइक्रोस्कोपिकली देखते हैं. और दूसरे होते हैं म्यूरल थ्रोम्बाई. म्यूरल थ्रोम्बाई क्या है, अगर हार्ट चैम्बर फॉर हार्ट चैम्बर या आयोटिक ये यानी कि हार्ट बनाया, अगर हार्ट चैम्बर या आयोटा में क्या हो यानी कि थ्रोम्बस बन जाए, दिस इज कॉल्ड एज द म्यूरल थ्रोम्बाई विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट.
उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है वो है वेजिटेशन। अगर इसकी जो ट्राइकस्पिड वाल और बाइकस्पिड वाल के ऊपर क्या हो जाए, यानी कि थ्रोम्बस बन जाए, दिस इज कॉल्ड वेजिटेशन। अगर इन्फेक्शन हो, दिस इज कॉल्ड द इन्फेक्शियस एंडोकार्डाइटिस। अगर नॉन इन्फेक्शन हो, दिस इज कॉल्ड एज द नॉन बैक्टीरियल थ्रोम्बोटिक एंडोकार्डाइटिस। इन्फेक्शियस एंडोकार्डाइटिस ये है वेजिटेशन की टाइप। वेजिटेशन क्या होगा, दोबारा के भी एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से, कि हार्ट वाल में अगर थ्रोम्बोसिस हो जाए। अब जो फेट ऑफ द थ्रोम्बोसिस है क्या है, किस तरह से, ये एक आर्टरीज बनाई है। फेट ऑफ द थ्रोम्बोसिस का क्या मतलब है, ये थ्रोम्बस है। अब मेनली जो थ्रोम्बस है अगर ये प्रोपिगेट कर जाए, यानी कि प्रोपिगेट कर जाए सबसे पहला। दूसरा, अगर यहाँ से डिसलॉज होकर कहीं और चला जाए, दिस इज कॉल्ड एम्बोलाइजेशन। तीसरा डिजोल्वेशन, कहीं कि ये डिजोल्व हो जाए, जैसे टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर ऐसे क्या करता है, डिजोल्व कर देता है। उसके बाद आता है ऑर्गेनाइजेशन और कैनलाइजेशन। जब ये क्या ओल्ड हो जाता है तो जो एपिथेलाइट सेल के साथ एक्टिवेट रहता है, दिस इज कॉल्ड एज द ऑर्गेनाइजेशन एंड रीकैनलाइजेशन। दैट वी ऑल डिस्कस अबाउट द फेट ऑफ द थ्रोम्बस। ये क्या है, एससीक्यू के लिहाज से इसके पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, एससीक्यू आता है इसी तरह से, प्रोपगेशन, एम्बोलाइजेशन, डिसॉल्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन एंड द रीकैनलाइजेशन। अब है आर्टीरियल और वेनस थ्रोम्बोसिस, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब आर्टरी साइड पे हो जाए तो आर्टीरियल थ्रोम्बोसिस, वेनस साइड पे हो जाए तो वेनस थ्रोम्बोसिस। आर्टीरियल साइड पे है तो क्या कर देगा, यहाँ पे जो ब्लड वेसल है उसे रप्चर कर सकता है या इन्फॉक्शन कर सकता है। अगर ये वेनस साइड पे थ्रोम्बोसिस है तो ये क्या होगा, एडिमा काज कर सकता है। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। क्यों एडिमा काज करेगा, यहाँ पे हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, इंटरस्टिशियम में फ्लूइड अगर इंक्रीज हो जाए, दैट कैन लीड टू एडिमा। वेनस साइड पे अगर थ्रोम्बस बन जाए तो ये क्या कर देता है, एडिमा काज कर सकता है। अगर ये कहीं और चला जाए, दिस कैन लीड टू द एम्बुलस फॉर्मेशन कर देता है। यहाँ पे क्या होगा, आर्टीरियल साइड पे ये आरबीसी जो ब्लड वेसल है उसको रप्चर कर देगा। दूसरा क्या कर देगा, टिश्यू की इन्फॉर्क्शन कर देगा। अब एक और टर्मिनोलॉजी है, उसे कहते हैं डिसएमिनेटेड इंट्रावस्कुलर कोआगुलेशन। इसमें क्या है, छोटी छोटी वेसल जो माइक्रोवस्कुलेचर है उसमें क्या है, एक तो क्या होती है, एक्सेसिव क्लॉटिंग होना शुरू हो जाती है और उसमें एक्सेसिव ब्लीडिंग, दोनों टर्मिनोलॉजीज हैं। दिस इज कॉल्ड एज द डिसएमिनेटेड इंट्रावस्कुलर डीआईसी जिसे कहते हैं। अब इसमें क्या है, मैक्रोवस्कुलेचर है और वाइड स्प्रेड ऑफ द थ्रोम्बोसिस। थैंक यू सो मच, जजाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल मेडिकोस फीवर।